कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों। आप सभी को रमणी बहन की ओर से नमस्कार और मास्टर जी का जोहार। बातें हम और भी करेंगे अपने किसान भाइयों से, लेकिन वक्त हो चला है कृषि समाचार का। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में स्थापित किए जाएंगे 5 मछली चारा मिल। पूर्वी भारत में 2017-18 तक चावल उत्पादन में 15% बढ़ोतरी की संभावना। हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है जैविक खेती। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में चांडिल, हटिया, रामगढ़, बोकारो और देवघर में मछली चारा मिल स्थापित किए जाएंगे। इस काम के लिए सहकारिता विभाग झास्को फीस फेडरेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी। एक मिल के निर्माण पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। सहकारिता विभाग ने मिल लगवाने की जिम्मेवारी मत्स्य विभाग को सौंपा है। भारतीय उद्योग मंडल एसोचैम ने एक अध्ययन के बाद ये बात कही है कि पूर्वी भारत में जून-जुलाई 2017-18 तक चावल उत्पादन 15% बढ़कर 67 लाख टन हो सकता है। अभी देश के पूर्वी भाग में 58 लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन होता है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल हैं। रासायनिक दवा और खाद के मुकाबले जैविक खेती हर दृष्टिकोण से ज्यादा फायदेमंद है। जैविक खाद और जैविका दवा से की गई खेती में उपज तो बढ़ती ही है, फसल में रोग और कीट लगने का खतरा भी नहीं रहता है। साथ ही भंडारण के वक्त कृषि उत्पाद सड़ने की संभावना नहीं रहती है। एक रासायनिक विधि द्वारा उत्पादित फसल अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन 3 साल के बाद उसको हम कन्वर्जन पीरियड मानते हैं। 3 साल में अगर आप जैविक विधि द्वारा उत्पादन कर रहे हैं तो मृदा उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है और 3 साल के बाद उसकी उत्पादन क्षमता इन रासायनिक से जैविक की खेती का उत्पादन ज़्यादा होने लगता है और वो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उत्पादन हमेशा रासायनिक से बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। जबकि रासायनिक विधि में वो ज़्यादा सड़न जैसे खासकर आलू में पाया गया है। लेकिन अगर हम जैविक विधि द्वारा जा रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से अच्छा किसान भाइयों को फसल उत्पादन प्राप्त होगा, उसका उनको बाजार मूल्य से ज़्यादा की कीमत उनको मिलेगी तथा वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकें। राज्य के किसान अगर लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान लत्तर वाली सब्जी फसल कोहड़ा की खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई के लिए 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और उनके बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। साथ ही बेहतर उपज देने में सक्षम कोहड़ा के उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का बहार लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान मक्के का दाना निकालने के लिए हैंड मेड सेलर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें माइल्ड स्टील की 4 टेपर ब्लेड लगी होती है। भुट्टे को सेलर के अंदर घुसाकर जब आगे पीछे मोड़ा जाता है तब ब्लेड की मदद से दाना बाहर निकलने लगता है। आइए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जिनकी कामयाबी का राज है आधुनिक और पारंपरिक खेती के बीच सामंजस्य। आज जो किसान हमसे रूबरू हैं, वो तमाम हालातों को देखते हुए खेती के आधुनिक या पारंपरिक तकनीकों को अपनाते हैं। कई फसलों में दोनों तकनीकों का तालमेल होता है। समायोजन और समन्वय का यही हुनर इन्हें अच्छी उपज दिलाने में मददगार साबित होता है। मैंने ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ में फूलगोभी का खेती किया है। इसमें करीब 15,000 पौधे हैं और इससे मैं अपना जीविका अर्जन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस 1 एकड़ से हमको करीब 2.5 से 3 लाख रुपया फूलगोभी से आमदनी होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3350 रुपये से 3450 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 1900 रुपये, चना 3200 रुपये से 3300 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4600 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 3800 रुपये, सरसों तेल 8850 रुपये से 9200 रुपये, चीनी 3000 रुपये से लेकर 3100 रुपये, आलू 700 रुपये से लेकर 750 रुपये और प्याज 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी के भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। बातें और भी करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाई। क्या बात है मास्टर जी, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? रमनी जी, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ इंसान थोड़ा बहुत तो बीमार हो ही जाता है। तो ये समस्या पशुओं में भी देखने को मिलती होंगी? अरे पशुओं में तो खास करके ये समस्या देखने को मिलती है और हमारे किसान भाई ये इस मौसम का इंतजार भी करते हैं। तो पशु बीमार हो जाएंगे तो उनका काम भी रुक जाता है। तो इसकी जो है समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मास्टर जी, आप इसका समाधान भी बता दीजिए हमारे किसान भाइयों भाई को। हमारे समाधान के लिए तो बैठे हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में, बस अपने किसान भाइयों को वहाँ ले चलते हैं। किसान भाई वहाँ पे कॉल करेंगे, उनसे समस्या बताएंगे और सारा समाधान वहाँ से ले लेंगे। तो किसान भाइयों, तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456519 पर। तो किसान भाइयों, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपका जो कॉल होगा, इस कॉल का कोई भी पैसा नहीं लगेगा और जानकारी तो लाख रुपए की मिल ही जाएगी। जी जी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं स्टूडियो। हमारा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। धन्यवाद मास्टर जी और अमनी बहन। तो किसान भाइयों, हमारा जो ये कार्यक्रम है वो जीवंत फोन इन कार्यक्रम है और आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो विषय है
पशुओं में होने वाले रोग और उनसे बचाव, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर M.K. गुप्ता जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखलाया जा रहा है उस नंबर पर सीधे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ महोदय आपके साथ बैठे हुए हैं जो सीधे सीधे आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाई कोई कॉल करते हैं उससे पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। जी हाँ। और गर्मी के मौसम में पशुओं में कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है? जी जी, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि जो सर्दियों का मौसम रहता है वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक मौसम रहता है और ज़्यादातर हमारे जो जानवर हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु का पदार्पण होता है उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, इनका संख्या बढ़ जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं बीमारियों को फैलाने में। और इसके द्वारा जो होता है वो रक्त परिजीवी रोग होता है, वो जानवरों में बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 4 तरह के प्रमुख बीमारी होते हैं जिनमें कि थैलेरिया, बेबेसिया, एनाप्लाज्मा और सर्रा रोग। ये सारे रोग जो इंसेक्ट होते हैं, मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, इनके द्वारा फैलते हैं। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है मक्खियों की और मच्छरों की, तो ये रोग आ जाते हैं। तो इनसे हमारे किसान भाइयों को बच के रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका लक्षण बतला सकता हूँ। जी बिल्कुल। कि जो थैलेरिया रोग होता है उसमें इन चारों ही रोगों में मुख्यतः जानवर को बहुत तेज़ बुखार होता है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हम टाटी से बोल रहे हैं। जी जी, पूछिए। ये बात यह है कि हमने देसी मुर्गी पालन कर रखा है, तो उसे बीमारी के रोकथाम के लिए जानकारी चाहिए। क्या कर रखा है? देसी मुर्गी पाले हैं। देसी मुर्गी? जी हाँ, आपको बहुत संभल करके रहना होगा। देसी मुर्गियों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि हम लोग उसमें वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपने मुर्गियों को बचा करके रखना है तो उसका टीकाकरण अवश्य कराएं आप। और टीकाकरण में 2-3 प्रमुख बीमारियां होती हैं, जैसे कि रानीखेत का टीकाकरण आप करवा लें और उसके 7 दिन के बाद में आप उसमें गंबोरो रोग का टीकाकरण करवा लें और फिर 2 सप्ताह के बाद में रानीखेत का जो दूसरा टीका होता है R2B, उसका भी आप टीकाकरण करवा लें। वैसे तो टीकाकरण जो होता है वो छोटे चूजे से शुरू होता है, 7 दिन के उम्र में उसको टीकाकरण हो जाना चाहिए था रानीखेत रोग का, और 11 से 13 दिन के बीच में गंबोरो रोग का टीकाकरण होता है और फिर पुनः 25 दिन के उम्र में उसको आप रानीखेत का टीका करते हैं। तो ऐसा करने से ये दोनों रोग जो हैं वो विषाणु जनित रोग हैं और उसमें बहुत सारी मुर्गियां मरती हैं और केवल आपकी मुर्गियां नहीं मरेंगी। अगर वो रोग आपके गांव में आ गया तो और भी जितने भी फार्म कर रहे हैं उनके मुर्गियों को खतरा हो जाएगा। तो मैं तो ये आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने भी आपके किसान दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी मुर्गियां पाल रखी हैं सभी टीकाकरण करवा लें तो रोग कम होगा। और इसके अलावा अगर वैसे तो जो देसी मुर्गियां होती हैं वो रोग से लड़ने की उनमें क्षमता होती है, लेकिन जो चेचक रोग होता है वो भी उनमें हो जाता है, उसका टीकाकरण 6 सप्ताह की उम्र में होता है। तो इन सब से अगर आप बचा करके रखेंगे तो फिर देसी मुर्गियों में ज़्यादा बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी। हेलो। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार। हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हम रांची से बोल रहे हैं। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न है कि मेरी एक गाय है जी और मेरे गाय को बुखार हो जा रहा है बार बार जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या उपाय होगा। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गाय ने बच्चा दिया है क्या अभी? जी नहीं। अच्छा ठीक है, तो अगर बुखार हो जा रहा है तो बुखार होने के कई कारण होते हैं और मैंने जैसा अभी शुरू में ही बताया कि रक्त परिजीवी का जो रोग होता है वो थैलेरिया या बेबेसिया, एनाप्लाज्मा, इसके चलते भी बुखार होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अभी तुरंत उसका खून जांच करवाना चाहिए
और उससे पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह का रोग है और उसके लिए जो खास दवा होती है वो चलाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए आपको खून लेकर के आप या तो वेटनरी कॉलेज में जाइए या फिर पशु रोग जांच केंद्र में जा कर के अगर उसका आप खून जांच करवाते हैं तो सही जानकारी मिलेगी और फिर सही इलाज हो पाएगा उसका। वैसे बुखार कम करने के लिए दवा आपको देना पड़ेगा, पैरासीटामोल आता है, उसका इंजेक्शन आता है। निकट के आप अगर पशु चिकित्सक से मिल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, तो हम लोग लक्षणों की बात कर रहे थे जी। कार्यक्रम के आरंभ में हम लोग लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो उसी बात को हम आगे जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, तो मैंने बताया कि रक्त परिजीवी रोग में बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। चारों ही रोग जो मैंने आपको बताया, थैलेरिया है, बेबेसिया है, एनाप्लाज्मा सर्रा, सभी में बुखार होता है। और थैलेरिया रोग का प्रकोप हमारे जी क्षमा कीजिएगा, एक बार फिर से हम आपको रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ कोई किसान भाई जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ भैया, हम हाँ जी बोलिए। बकरी है ना जी, तो उसका जख्म हो गया है, उसका जो बाल रहता है वो झड़ते रहता है। जी जी देखिए बाल, हाँ और कुछ पूछना है क्या आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। आप क्या बोल रहे थे? और कुछ पूछना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं पूछना है। ठीक। देखिए अगर जख्म हो गया है तो उसमें वोकाडीन सोल्यूशन आता है, लोशन आता है, उसको लगाइए, जख्म को साफ करके रखिए, उसको डेटॉल के पानी से धो करके और वोकाडीन का सोल्यूशन लगाइएगा, लोशन लगाइएगा तो वो जख्म ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बाल झड़ने की बात है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर उसमें खौरा रोग हो गया होगा तो बाल झड़ने की संभावना बढ़ती है। तो वैसे में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है चमड़ा के नीचे में, तो वो जो भी पशु सहायक हैं उनसे आप लगवा सकते हैं। और बकरियों के रोग के बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अक्सर उनमें कृमि का रोग बहुत होता है, एम्फीस्टोम है, बरसेट रोग है, ये उनके आंत में जो कृमि होते हैं उसके चलते भी उनका बाल झड़ता है। तो आप उसका अगर आप गोबर जांच, पैखाना जांच करवा लें और उसके अगर कृमि को दवा के द्वारा ठीक करवा दें तो आपकी जो बकरी है वो स्वस्थ भी हो जाएगी और उसे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कोई और किसान भाई जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हम सुपरविटो से रागनी बोल रहे हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ना मुर्गी है, वो मुरझा जाता है और फिर उसमें मुरझा के गिर जाती है मुर्गी। और फिर जी बोलिए। कितनी मुर्गियां ऐसी होती हैं? हमारे घर में देसी मुर्गी है। हाँ, और कितनी मुर्गियों में इस तरह का प्रॉब्लम आता है? कितनी मुर्गियों में इस तरह की परेशानी होती है? वो देसी मुर्गी है। अच्छा ठीक है, अगर गिर जाती है तो मरती है कि जिंदा रहती है? जी सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा। अगर मर जाती है आपकी मुर्गी गिरने के बाद में तो उसको हमारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय में, वेटनरी कॉलेज में ला करके आप उसका पोस्टमार्टम करा लें तो सही रोग का पता चल जाएगा। फिर वहाँ से आपको सारी जानकारी और दवाइयों का विवरण मिल जाएगा। उसको आप मतलब कि मरने के बाद में ज़रूर पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए, उससे मुर्गियों के रोग का सही पता चलता है। क्योंकि लक्षण जो होते हैं बहुत मिलते जुलते होते हैं और लक्षण के आधार पर आप मुर्गियों के रोग को सही तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आग्रह आपसे ये है कि अगर मुर्गियाँ मरती हैं या बीमार होती हैं तो आप उसका ज़रूर पोस्टमार्टम करा लें। हमारे वेटनरी कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में आ जाइए, हम लोग उसका पोस्टमार्टम करके आपको सही निदान बतलाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी जब मुर्गी की बात चल रही है तो ये भी देखा जाता है कि जो चूजे होते हैं, जी हाँ, पता नहीं किन बीमारियों से लगातार चूजों की मौत होने लगती है और ऐसे में जो मुर्गी पालक है उनको काफी नुकसान हो जाता है। जी हाँ। तो चूजों की मौत न हो, इस संबंध में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चूजों की मौत जो होता है आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बार फिर हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कोई किसान भाई जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, लगता है संबंध विच्छेद हो गया है। जी तो चूजे जो होते हैं वो जैसे अगर देसी मुर्गी है, जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग देसी मुर्गी की बात कर रहे हैं, और ब्रॉयलर फार्मिंग भी होता है। तो देसी मुर्गियों में तो माँ चूजे का ध्यान रखती है, अपने पंखों के नीचे में लेकर के बच्चों को बैठती है, लेकिन ब्रॉयलर फार्मिंग में हम लोग को उसको अलग से पालना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में आप ध्यान दें कि हमारे किसान भाई ध्यान दें कि उनको सही तापमान मिले,
उसको ब्रूडर हाउस में रखा जाता है 1 सप्ताह तक चूज़ों को, और उस समय अगर बिजली कम हो गई तो ये बहुत आसानी से ठंडा लगने से मर जाते हैं। तो तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के प्रति सप्ताह उसको 5 डिग्री कम करते जाना है। तो हमारे जो पोल्ट्री फार्मर हैं वो हमेशा अपने ब्रूडर हाउस में एक थर्मामीटर लगा करके रखें। और दूसरा ये है कि आप ये ध्यान दें कि उसका जो लिटर होता है, बिछावन होता है, वो गीला ना हो। अगर लिटर गीला होगा तो उसमें फफूंद हो जाएगा और उसको ब्रूडर निमोनिया कहते हैं, उससे भी चूज़ों की बहुत मृत्यु होती है। और तीसरा रोग होता है कोलाई बैसिलोसिस का, ई कोलाई का, जो पानी में अगर जीवाणु रहते हैं तो उसके चलते, क्योंकि चूज़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, तो पानी साफ़ दें उसको। और जब भी मौत हो, मैंने अभी भी कहा शुरू में कि अगर चूजे मरते हैं, ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, तो हमारे पोस्टमार्टम करवा लें उसका, हमारे कॉलेज में आकर के निदान कर देंगे। और चूज़ों के बारे में ये भी कहना चाहेंगे कि आप अच्छे सोर्स से चूजा लें। चूजा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर चूजा कमज़ोर होगा तो फिर वो समझ लीजिए कि बीमारी ऊपर से, माँ से आ रही है उसमें, और वैसी स्थिति में 1 सप्ताह के अंदर में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो चूजा लेते समय भी ध्यान दें कि उसका वज़न जो है वो 50-52 ग्राम होना चाहिए, और उसके दाना पे ध्यान दें, गीला ना होने दें वातावरण को, तो चूजे बहुत अच्छे रहेंगे। जी। गाय में एक रोग देखा जाता है, वो थनैल रोग, और वो झारखंड में काफ़ी देखा जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये थनैल रोग क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, गाय हम लोग पालते हैं दूध लेने के लिए, और दूध मिलता है थन से। अगर थन में सूजन आ गया तो उस परिस्थिति को हम लोग थनैल रोग कहते हैं, मैस्टाइटिस कहते हैं। तो अगर थन में सूजन आ गया तो वो थन की जो कोशिकाएं हैं वो तो खराब होंगी ही, दूध की क्षमता भी कम हो जाएगी। हमारे साथ कोई किसान भाई जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो। लगता है डॉक्टर साहब कि इनके साथ। हाँ हेलो हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए आप। हेलो, हाँ जी, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मेरे बकरी है जी, बकरी है जिसको पतला पैखाना हो रहा है। जी हाँ। हेलो जी हाँ, जी हाँ, हाँ बोलिए। पतला पैखाना होता है और उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जी। तो बकरी में अगर पतला पैखाना होता है, बकरी में अगर पतला पैखाना हो रहा है तो आप उसको कीड़ा मारने का दवा दीजिए। जो 2 तरह के कीड़े होते हैं, एम्फिस्टोम होता है, बरसेट होता है। अगर आप उसका गोबर जांच, बकरी का पैखाना जांच करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे वेटनरी कॉलेज में पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर के आप करवा सकते हैं, और उससे फिर आप सटीक दवा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। और अगर उसमें पतला पैखाना, एक जो विषाणु जनित रोग होता है उसको PPR कहते हैं, उसमें पतला पैखाने के साथ में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी बहुत बढ़ जाती है, और गांव में कई बकरियां मरने लगती हैं। अगर वैसी स्थिति है तब तो ये बहुत चिंताजनक बात है। उसके लिए हमेशा आपको बकरी को PPR के लिए टीकाकरण होता है, वो ज़रूर आप करवा लें। बहुत सस्ता टीका होता है। वहाँ जो निकट के पशु चिकित्सक हैं उनसे मिल करके, हमारे जो राज्य के जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा टीका उपलब्ध कराया जाता है, तो उससे भी पतला दस्त नहीं होगा। और जहाँ तक उसका हेल्थ कम हो रहा है, क्योंकि दस्त हो रहा है और उसके वजह से उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है। दस्त ठीक होगा, आप उसको दाना खाना देंगे तो फिर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब, हम लोग थनैल रोग की बात कर रहे थे, उसके लक्षणों की बात कर रहे थे। तो थनैल रोग में जो है ना, दूध की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और उसमें दूध का जो प्रारूप होता है वो ख़राब हो जाता है। दूध नॉर्मल नहीं रहता है, उसमें छटके आने लगते हैं, उसमें खून आ जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, या बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। तो वैसे में समझ जाएं कि उसको थनैल रोग हो गया है। तो मेरा ये आग्रह है किसान भाइयों से कि वैसे स्थिति में आप दवा ऐसे ना शुरू करें। हमेशा दूध को जाँच करवा लें, कौन सा जीवाणु है, कौन सा जो दवा है वो उसमें कारगर होगा। एंटीबायोटिक। फिर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कोई किसान भाई जुड़ रहे हैं। हेलो 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 सर। जी हाँ हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर पतला पैखाना कर रहा है, उसके लिए सर कुछ दवा चाहिए। अच्छा। बकरी पतला पैखाना कर रहा है? जी हाँ सर। हाँ, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर पतला पैखाना कर रहा है तो आप उसके पैखाना का जांच करवा लें। उससे पता चलेगा कौन सा कृमि है, या फिर वो हो सकता है जीवाणु जनित भी हो या विषाणु जनित हो। ये चारों
चारों के कारणों से पतला पैखाना होता है, वैसे आप कृमि मारने का दवा उसको ज़रूर दे दें। पैनाक्यूर आता है उसको दे सकते हैं, या एल्बेंडाजोल आता है उसको दे सकते हैं। और अगर वो उस पतला पैखाने के चलते मृत्यु भी हो रही है आपके बकरियों में या आसपास के बकरियों में, तो वो विषाणु जनित रोग हो सकता है। वैसे स्थिति में आप उसका पोस्टमार्टम करा लें और बाकी बकरियों का वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवा लें तो बेहतर होगा। जी, हमारे साथ कोई और किसान भाई जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, हाँ जी बताइए। सर ये हम लोग का पैर है, बैल है जी। जी, तो गाय का जो बीच में जो खुरा होता है उसमें खिला हो गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, खुरा अगर हो गया है, खुरा होने के बाद में अगर उसमें घाव हो गया है तो उसको आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। उस घाव में जितने भी मृत जो कोशिकाएं हैं उसको निकालना पड़ेगा और फिर उसमें बीटाडिन या जो घाव ठीक करने वाले जो दवा होते हैं उसको लगा करके, ये ड्रेसिंग आपको कम से कम दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार तो करना होगा। और दूसरा ये कि आप जहाँ पे गाय को बांधते हैं वहाँ उसको सफाई करके रखना होगा, सूखा होना चाहिए। ये नहीं कि गोबर के ऊपर में उसका पैर पड़ रहा है, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो मक्खियों को भगाने के लिए आप उसमें करंज का तेल भी लगा दे सकते हैं। तो केवल ड्रेसिंग करने से नहीं होगा, ये देखिए कि वहाँ पे गंदगी ना हो, और ड्रेसिंग तो आपको करना ज़रूरी है, तब गाय का पैर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हमारे पास कार्यक्रम के लिए निश्चित अवधि होती है और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।